हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल नंबर फर्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कि पैराटोलुडीन का या पैराटोलुडीन की संरचना एवं आईयूपीएसी नाम दीजिए। संरचना एवं आईयूपीएसी नाम दीजिए। सवाल देखो, पैराटोलुडीन की संरचना एवं आईयूपीएसी नाम दीजिए। अब हम इसका आईयूपीएसी नाम और स्ट्रक्चर देंगे। तो देखो, पैराटोलुडीन की सबसे पहले हमें संरचना बनानी है। तो पैराटोलुडीन होता है आपका कुछ ऐसा कंपाउंड, ध्यान से देखेंगे, एक बेंजीन वलय होती है और इस बेंजीन वलय से एक NH2 समूह जुड़ा होता है और इसकी पैरा पोजीशन पर मेथिल समूह जुड़ा होता है। इसे बोलते हैं पैराटोलुडीन। यदि हम इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करना भी चाहें कि ऑर्थोटोलुडीन क्या होगा, तो बच्चे ऑर्थोटोलुडीन कुछ ऐसा होगा कि NH2 समूह से ऑर्थो स्थिति पर पास वाला कार्बन जो होता है बेंजीन वाले का वो ऑर्थो होता है, इस पर यदि CH3 समूह जुड़ा है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोटोलुडीन। अगर यदि हम मेटाटोलुडीन की बात करेंगे तो यही जो मेथिल समूह है वो मेटा स्थिति पर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें बनाना है संरचना। तो संरचना तो ये आपका बन ही गया है, संरचना। और अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी नाम की। तो आईयूपीएसी नाम इसका देख लेते हैं क्या होता है आईयूपीएसी नाम। तो बच्चे ये जो है ये टोलुइन है। बेंजीन वाले से यदि सीधा मेथिल समूह जुड़ा है, किसी भी पोजीशन पर सीधा यदि मेथिल समूह जुड़ा है तो उसे हम बोलते हैं टोलुइन। अब इस टोलुइन के रिस्पेक्ट में अगर NH2 को देखा जाए तो 1 2 3 4, 4 पर क्या है NH2, जिसे एमिनो बोला जाता है, एमिनो समूह होता है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 4 एमिनो टोलुइन, 4 एमिनो टोलुइन। अगर हम उसकी बात कर रहे थे तो वो उसका आईयूपीएसी नाम कैसे बनता वो भी आप देख लेते हैं। ये NH2 रहा और ये आपका CH3 रहा। तो ये और इसकी पोजीशन क्या है 1 2, तो इसका नाम हो जाता 2 एमिनो टोलुइन। अर्थात जो आपका ऑर्थोटोलुडीन है उसका आईयूपीएसी नाम होता 2 एमिनो टोलुइन। ठीक है। ऐसे यदि मेटाटोलुडीन होता तो उसका नाम हो जाता आपके यहाँ पे 3 एमिनो टोलुइन। क्या हो जाता 3 एमिनो टोलुइन। तो ये सवाल था, आसान सवाल है, इससे सवाल आ सकते हैं। मिटाते हैं, पॉज करके नोट करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है आपका वो है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 2 है आपका कि एनिलीन बेंजिल एमीन से कम क्षारीय होती है, क्यों? कम क्षारीय होती है क्यों? ऐसा कहा जाता है कि जो एनिलीन है वो बेंजिल एमीन से कम क्षारीय होती है, क्यों? तो देखते हैं क्यों होती है। आपने एनिलीन देखा होगा तो आपको एनिलीन ऐसा दिखाई देता है। एनिलीन होता है ये बेंजीन वाले से सीधा NH2 समूह। बेंजिल एमीन जो होता है वो होता है कुछ ऐसा, बेंजिल समूह होता है उससे NH2 समूह, इस समूह को बोला जाता है बेंजिल समूह और इससे आपको जोड़ देना है NH2 तो वो हो जाएगा बेंजिल एमीन। ठीक है, इसे बोलते हैं एनिलीन। यह है आपका बेंजिल एमीन। अब देखो, दोनों के पास ही लॉन पेयर है, क्षारीय प्रवृत्ति दोनों ही प्रदर्शित करेंगे, लेकिन कौन अधिक क्षारीय है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो बता देता हूं कि क्षारीयता का जो कंसेप्ट होता है, क्षारीयता का, वो लुईस ने दिया था। अम्लता का और क्षारीयता का लुईस था, जिसे लुईस क्षार वगैरह बोल रहे थे आप लोग। ठीक है। तो लुईस क्षार क्या होते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान कर दे। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लॉन पेयर, जो आसानी से लॉन पेयर का क्या कर दे, दान कर दे, वो आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं, ऐसा कहा। तो देखो, लॉन पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन होता क्या है कि एनिलीन में अनुनाद पाया जाता है। अर्थात एनिलीन में जो नाइट्रोजन है उसके लॉन पेयर और बेंजीन वाले के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो संयुग्मन में होते हैं। तो ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर इस बेंजीन वाले में डोमिनेट हो जाते हैं अनुनाद के कारण, जबकि यहां पर कोई अनुनाद नहीं पाया जाता। अर्थात जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर हैं और बेंजीन वाले के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो संयुग्मन में नहीं होते हैं। तो यहां पर कोई अनुनाद नहीं होगा। तो अनुनाद नहीं होने के कारण नाइट्रोजन पर जो लॉन पेयर उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, वो आसानी से त्यागे जा सकते हैं। तो इसकी क्षारीयता अधिक हो जाएगी और इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना देनी है और बता देना है कि आपका बेंजिल एमीन क्या होता है, अधिक क्षारीय। तो कैसे लिखेंगे कि एनिलीन में अनुनाद पाए जाने के कारण नाइट्रोजन के लॉन पेयर अनुनाद में भाग ले लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म
अर्थात लोन पेयर आसानी से त्यागने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं। तुलनात्मक रूप से, अतः तुलनात्मक रूप से, अतः तुलनात्मक रूप से कम क्षारीय होता है, कम क्षारीय होती है। एनिलीन है तो ऐसा लिख देंगे, कम क्षारीय होती है। जबकि इसमें क्या लिखेंगे कि बेंजिल एमीन में, मतलब इसमें कोई अनुनाद नहीं पाया जाता, कोई अनुनाद नहीं पाया जाता, कोई अनुनाद नहीं पाया जाता, तो लोन पेयर आसानी से त्यागने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर आसानी से त्यागने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। तो क्षारीयता अधिक होती है, जिससे इनकी क्षारीयता, जिससे इसकी क्षारीयता अधिक होती है। क्षारीयता क्या होती है बच्चे? अधिक होती है। क्लियर है यहां तक? सवाल समझ में आया कि एनिलीन कम क्षारीय होता है क्योंकि इसके लोन पेयर अनुनाद में भाग ले लेते तो आसानी से त्यागने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, जबकि आपके जो बेंजिल एमीन है उसमें कोई अनुनाद नहीं पाया जाता, अर्थात नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में नहीं होते हैं। संयुग्मन का स्थिति, संयुग्मन का मतलब होता है एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम में कौन सी कंडीशन आनी चाहिए? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आनी चाहिए। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर एकांतर क्रम में आनी चाहिए। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणायन एकांतर क्रम में आने चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, धनावेश एकांतर क्रम में आने चाहिए। तब तो क्या होता है? अनुनाद होता है। इनके अलावा यदि कोई अन्य स्थिति बन रही है तो वहां अनुनाद नहीं होगा। तो इसके लोन पेयरों को हम आसानी से त्याग सकते हैं, तो इसकी क्षारीयता क्या होगी बेटा? अधिक होगी। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 3 की चर्चा करते हैं, पॉज करके नोट कर लेंगे आप लोग। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर जो अगला है या नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है वो आपका यह है कि C4H9NH2 अणुसूत्र वाले सभी संभव समावयवियों की संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए। IUPAC नाम दीजिए। सवाल कुछ ऐसा है, तो इसके समावयवी बनाने हैं, एल्किल समावयवी बनेंगे। ये एक प्राथमिक एमीन है। ये कौन सी एमीन है? एक प्राथमिक एमीन, क्योंकि आपका समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? NH2, प्राथमिक एमीन है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखो C4 करने का अप्रोच क्या रखेंगे वो थोड़ा समझ लें, बाकी तो आसान है ये सारी चीजें। C4 है, कार्बन संख्या यदि 4 है तो उस एल्केन को बोला जाता है ब्यूटेन। उस एल्केन को क्या बोला जाता है बेटा? ब्यूटेन बोला जाता है। और ब्यूटेन जो होते हैं उसके जो समावयवी होते हैं, एल्केन समावयवी, वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और इसके यदि ब्यूटेन के एल्किल समावयवी, ब्यूटिल समावयवियों की हम बात करें, ब्यूटिल समावयवी जिन्हें हम एल्किल समावयवी बोलते हैं, ये एल्केन है और ये क्या है? एल्किल है। जो ब्यूटिल के एल्किल समावयवी होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो हमें संरचनात्मक जो समावयवी मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक बार मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, बाकी उत्तर में कितना लिखना है वो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। तो देखो ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो कार्बन संख्या 4 का जो एल्केन होता है वो होता है C4H10। क्या होता है? C4H10। और इसके 2 ही समावयवी एल्केन होते हैं, वो होते हैं, एक तो ये होता है CH3, CH2, CH2, CH3, जिसे N ब्यूटेन बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन बोला जाता है। दूसरा जो समावयवी है वो है इसका ये CH3, CH, CH3 और ये आपका CH3। इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। क्या बोला जाता है? आइसोब्यूटेन। क्लियर है? अब इनके हमें बनाने हैं एल्किल समावयवी। तो एल्किन बनते हैं, एल्किल बनते हैं जब एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दें तो समूह बनता है, जिसे ही हम एल्किल समूह बोलते हैं। ठीक है, तो ब्यूटेन में से देखो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो बच्चे एक बार हाइड्रोजन यहां से निकालो, चाहे हाइड्रोजन आप यहां से निकालो, समूह जो बनेंगे वो समान बनेंगे, एक जैसे बनेंगे। तो मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं कि इस स्थिति से निकाल रहा हूं हाइड्रोजन, -1 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां से निकाला तो कंपाउंड जो बने, सॉरी जो समूह बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3, CH2, CH2 और आपका ये CH2 और यहां से वैलेंसी फ्री। क्लियर है यहां तक? चलो आगे अगर हम बात करना भी चाहें तो अगर हम यहां से हाइड्रोजन हटाएं, चाहे हम हाइड्रोजन यहां से हटाएं, दोनों जगह से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमें जो समूह मिलेगा वो बिल्कुल समान मिलेगा। 2 कंडीशन की स्थिति बता दी है हमने। तो ये देखेंगे आप, हाइड्रोजन यहां से हटाया तो कंपाउंड बनेगा ऐसा CH3, CH2, CH,
सिंगल बॉन्ड CH3 और बैलेंसी हो गई यहां से फ्री। क्लियर है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि चाहे हाइड्रोजन में यहां से हटा दूं, यहां से चाहे यहां से, समूह जो बनेगा वो हमारा एक ही बनेगा, -H। यहां से हटा करके देखेंगे तो कंपाउंड जो एल्किल समूह बनेगा वो आपका ये बनेगा CH3 CH CH3 CH2 और यहां से बैलेंसी फ्री। क्लियर है। अगर मैं हाइड्रोजन यहां से हटा दूं तो एक समूह बनेगा, वो देखो -H समूह बनेगा ऐसा, CH3 C, इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, मैं यहां पे जोड़ देता हूं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। इस समूह को थोड़ा नीचे जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन हटा दिया है, ये बैलेंस फ्री कर दिया है मैंने। इस समूह को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इनका अणुसूत्र क्या है। अणुसूत्र देखो तो कार्बन 1 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 और 2 7 और 2 9, अर्थात आपके हाइड्रोजन हो गए हैं 9। ऐसे समूह बने हैं। और अगर मैं बात करूं कि C4H10 में से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो समूह क्या बनेगा, C4H9, यही तो बनेगा, यही समूह तो बनेगा भाई। तो ये ब्यूटिल समूह है और ब्यूटिल के जो समावयवी होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब NH2 समूह और जोड़ना है, तो ये तो समूह है, NH2 जोड़ते रहें आप। एक NH2 यहां पे जोड़ दें, एक NH2 यहां पे जोड़ दें, आप एक NH2 यहां पर जोड़ दें, एक NH2 यहां पर जोड़ दें। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आई हैं वो इसके समावयवियों की संरचनाएं आई, अर्थात इस अणुसूत्र के जो समावयवियों की जो संरचना है वो ये है। अब हम इनका IUPAC नाम देख लेते हैं। तो IUPAC नाम भी बड़ा आसान है, एक बार देख लेते हैं। तो IUPAC नामकरण करेंगे तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। IUPAC नामकरण का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहां पे नोट करके बता देता हूं, इसको आप याद रख लेंगे तो आप IUPAC नामकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नाम, फिर लिखा जाता है मूल शब्द, उसके बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न, फिर लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न। प्रतिस्थापी होता है जब मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन ले तो छोटे छोटे जो समूह बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। उसके बाद मूल शब्द होता है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, उन कार्बन की संख्या। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न होता है कि जो कार्बन की जो मुख्य कार्बन श्रृंखला बनी है उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच जो बंध है वो कैसे हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। क्लियर है। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है क्रियात्मक समूह का नाम। बेसिकली यहां NH2 समूह एक क्रियात्मक समूह है तो सबसे बाद में क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनी है, 1 2 3 4 कार्बन की। अब अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले, तो क्रियात्मक समूह यह है, कम से कम अंक मिलेगा तो 1 2 3 4। क्लियर है, गुड। अब हमें करना है इस फॉर्मूले के आधार पर इनका नाम लिखना है। तो प्रतिस्थापित तो कोई रहा नहीं इसमें, मूल शब्द 4 कार्बन की एल्केन को हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। उसके बाद एक पर क्या है NH2, तो ब्यूटेन 1। NH2 समूह है, NH2 के लिए बोला जाता है एमीन। क्या बोला जाता है, एमीन। तो लिख देंगे आप ब्यूटेन 1 एमीन। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, प्रतिस्थापी या जो आपका क्रियात्मक समूह है कम से कम अंक मिले, तो 2 पर मिलेगा, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। क्लियर है। अगर इसकी बात करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आप चुन लेंगे तो ये चुन सकते हैं 1 2 3 1 2 3। ये जो समूह आपको दिखाई दे रहा है ये मुख्य कार्बन श्रृंखला से एक छोटा समूह जुड़ा हुआ है, इसे हम प्रतिस्थापी बोलेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, स्थिति लगा करके 2 पर है तो यहां लिख देंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 3 कार्बन की एल्केन है तो इसे बोल देंगे प्रोपेन। अभी यहां पे जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपेन बोल देंगे, प्रोपेन। और 1 पर कौन है, एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। क्लियर है। उसके बाद अगर हम इसका IUPAC नाम करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी 1 2 3। ये प्रतिस्थापी रहा और ये आपका क्रियात्मक समूह रहा। सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद 3 कार्बन के को बोलते हैं प्रोपेन और किस पर NH2 है, 2 पर, तो 2 एमीन। ये इसका कौन हो गया, IUPAC नाम हो गया। तो शायद आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये, अब मैं बताना चाह रहा था कि हम इसमें उत्तर में क्या लिखेंगे। बेसिकली ये तो समझाने का एक तरीका होता है। आप सीधा इसको लिखने के बाद अणुसूत्र वाले सभी संभव समावयवियों की संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए। सीधा ये संरचना बनाना, सीधा ये IUPAC नाम लिखना, इतनी सारा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। तो आप पर आना चाहिए आप पे कि ये कैसे बनते हैं। आप किसी को बताएं तो आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने किसी को समझाया तो उसको समझ में आया। क्लियर है। तो मैं मिटा रहा हूं इसे, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। अगला सवाल है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। चौथा सवाल है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए।
ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो निम्न अभिक्रियाओं को हमें पूर्ण करना है। अभिक्रियाएं कुछ ऐसी हैं जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवा दी और यहां पे क्षार के साथ करवा दी NaOH। यहां पे लिखा गया है कि 4 NaOH काम में लिया है और इस अभिक्रिया को आपको पूर्ण करना है। दूसरा सवाल आपको कुछ ऐसा दे दिया कि आपकी अभिक्रिया करवा दी CH3 CH3 और इसकी अभिक्रिया करवा दी आपकी HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ आपको यह अभिक्रिया पूर्ण करनी है। आपके यहां पे अभिक्रिया करवा दी CH3 एमीन के लिए है, तो एमीन वाले चैप्टर से हम बात कर रहे हैं। तो देखो भी CH3 CH3 और यहां पे है आपका NH2 और इसकी अभिक्रिया आपके यहां पे करवा दी है C6H5COCl के द्वारा, COCl। अगली अभिक्रिया है आपके यहां पे एक एरिल एमीन ले ली है, बेंजीन वाले से सीधा NH2 समूह जुड़ा है, एरिल एमीन या एनिलीन बोले की अभिक्रिया यहां पे करवा दी है कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और प्रेजेंट भी है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। आपको प्रोडक्ट बताने हैं क्या बनेंगे, तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करेंगे, वरना हम बता ही रहे हैं। चलो तो देखते हैं भाई। तो इन अभिक्रियाओं को हमें पूर्ण करना है, उत्पाद क्या बनेगा। इन अभिक्रियाओं के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इन अभिक्रियाओं को जब भी आप सॉल्व करें तो आप केवल इतने से काम नहीं चलाएं कि अभिकारक से उत्पाद बना दिया और हमारी अभिक्रिया खत्म। आपको अभिकारकों के नाम भी लिखने हैं और उत्पादों के भी नाम लिखने हैं।